हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज यूज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का पार्ट 17 करवाने वाले हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 16 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सामाजिक विज्ञान क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर, सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 16 तक के वीडियो को भी जरूर देख लें। क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको सोशल साइंस क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास करवाएंगे, और इन 20 क्लास को समाप्त होते होते आपके 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएंगे, और उसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चन को ले लिया गया है। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, सामाजिक विज्ञान के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस पार्ट 17 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिए, और अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है, आपको जो ऑप्शन सही लगता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करते हुए चलिए, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद करवाते हुए चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो भूकंप आता है उस भूकंप का मापन कि कितनी तीव्रता से भूकंप आई है, उसका मापन किसके द्वारा होता है। मल्टीमीटर के द्वारा, फोकस के द्वारा, रिएक्टर स्केल के द्वारा, फिर सुनामी के द्वारा। तो एक यंत्र होता है रिएक्टर स्केल, उसी यंत्र की सहायता से भूकंप का मापन किया जाता है कि भूकंप का जो तीव्रता थी वह कितनी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, तो भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। जल की अधिकता, नदी की तल में अवसाद का जमाव, वर्षा का ना होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको एक बात बताई थी कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण सिर्फ एक ही आपको आंसर मारना है, वर्षा की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वर्षा की अधिकता ऑप्शन में ही ना रहे तो उस समय आपको जल की अधिकता को टिक करना है। अगर जल की अधिकता भी रहे और ऑप्शन नंबर मान के चलिए सी में वर्षा की अधिकता रहता है तो ऑप्शन नंबर सही सी हो जाता सही। लेकिन अगर वर्षा की अधिकता नहीं है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल की अधिकता। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो जल की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर इसके ये भी रहता और ऑप्शन नंबर सी में या बी में रहता वर्षा की अधिकता, तो आपको कौन सा आंसर टिक करना है, वर्षा की अधिकता। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये आपदाओं का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आपदा है जो कि एक प्रकृति आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। सुनामी, बाढ़, भूकंप या फिर आतंकवाद। तो आप जानते हैं कि सुनामी, बाढ़ और आतंकवाद ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा हैं, लेकिन ये जो आतंकवाद है मानव जनित आपदा है, अर्थात प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आतंकवाद। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी दंगे मानव जनित आपदा ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये दंगे, आतंकवाद, महामारी, सभी के सभी आपदा मानव जनित आपदा ही है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें ऐसी कौन सी वह आपदा थी, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, वायुमंडलीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल गैस त्रासदी एक मानव जनित आपदा थी। और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसोनेट का हुआ। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और यह किस प्रकार की आपदा थी, तो एक मानव जनित आपदा थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव जनित आपदा। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किए जाना, या फिर स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो आपदा प्रबंधन कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करना तथा उसका उपाय किया जाना कि उससे किस प्रकार बचाव किया जाता है, इसे आपदा संरक्षण कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी और रेल दुर्घटना भी। तो इसमें से ऐसा कोई भी आपदा नहीं है जो कि मानव जनित आपदा नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी तो मानव जनित आपदा ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं मानव जनित आपदा है। सुनामी क्या है। आज हम आपको आपदा से रिलेटेड करीब 10 से 15 क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपदा से रिलेटेड एग्जाम में 3 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और अगर आप मेरे द्वारा सभी क्वेश्चन को पढ़े हुए रहेगा तो आप 100% उसका करेक्ट आंसर टिक करके आइएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी क्या है। एक ज्वालामुखी का पहाड़ है,
वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना है, सूर्य की भीषण गर्मी है, या फिर विनाशकारी समुद्री लहर है। तो आप जानते हैं कि सुनामी कहाँ आती है, तो सुनामी समुद्र में आती है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि सुनामी किस स्थल पर आती है, तो सुनामी समुद्र में आती है, और यह विनाशकारी एक समुद्री लहर ही होती है, इसी को सुनामी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुनामी क्या है, तो सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है। बिहार में भूकंप कब आया था, 1934 में, 4 में, 2008 में, या फिर 1997 ईस्वी में। तो जो बिहार में भयंकर भूकंप आया था वह 1934 ईस्वी में आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। भूकंप किस प्रकार का आपदा है, वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक या फिर महामारी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो भूकंप है वह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, मतलब कि एक बार महाराष्ट्र में भूकंप आया था, तो उस भूकंप आने का जो मुख्य कारण था वह क्या था, अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण करना, शहरीकरण, या फिर कोयना बांध का निर्माण। तो एक कोयना बांध का निर्माण हो रहा था, उसी के निर्माण के कारण महाराष्ट्र में एक बार भूकंप आया था। तो इसका मुख्य कारण क्या था, तो कोयना बांध का निर्माण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयना बांध का निर्माण। इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी या फिर पहाड़। तो इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि विस्तृत क्षेत्र को, अधिक से अधिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी या फिर बाढ़। तो आप जानते हैं कि ये जो ओजोन परत का क्षरण है, इस ओजोन परत के क्षरण से बहुत बड़े क्षेत्र को यह प्रभावित कर सकती है, बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, मतलब ये सभी के सभी है तो आपदा ही, लेकिन पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आपदा है जिससे कम विनाश होता है, धान जान माल की हानि कम होती है। भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ या फिर सूखा। तो यह भूस्खलन जो है यह कुछ कुछ जगहों पर ही आता है, इसलिए यह कम विनाशकारी आपदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूस्खलन। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, मतलब ये सुनामी है, इसका प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे से जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने माइंड के अनुसार भी दे दीजिएगा कि सुनामी का प्रमुख कारण इसलिए है क्योंकि समुद्र में भूकंप आती है, इसलिए तो सुनामी रूप ले लेती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात होता है, और वो चक्रवात होता तो है 12 महीनों में, लेकिन ऐसा कौन सा महीना होता है जिस महीनों में वह चक्रवात भयानक होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर, नवंबर। तो ये जो अक्टूबर नवंबर का मंथ रहता है, इसी महीने में बंगाल की खाड़ी की चक्रवात बहुत अधिक भयानक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, मतलब ये इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, पूर्वी राजस्थान को, पूरा मध्य प्रदेश को, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र या फिर ये सभी। तो पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, मतलब कि सभी के सभी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिसे भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के सभी क्षेत्र। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, नदी के जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए, नदी पर मजबूत पुल बनाना चाहिए, या फिर नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना चाहिए। तो आप अपने माइंड के अनुसार भी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकते हैं कि जब बाढ़ आती है और उस बाढ़ से बचने के लिए हम लोगों को किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को नदियों के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नदी के दोनों ओर जब तटबंध रहेंगे तो वे बाढ़ का पानी हमारे गांव की, हमारे शहर की ओर आने ही नहीं देंगे, तो बाढ़ कैसे आएगा, बाढ़ से हानि कैसे होगी। तो इसमें जो अधिक ध्यान देने वाली बात है वह नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। मतलब ये सभी के सभी बिहार के राज्य का नाम दिया गया, बिहार के नहीं भारत के राज्य का नाम दिया गया, गलती से हम बिहार बोल दिए, तो बिहार, ये सभी के सभी भारत के राज्य का नाम दिया गया। और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो ये जो कश्मीर और उत्तराखंड है, ये क्षेत्र भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर और उत्तराखंड। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि सुनामी वह हमेशा समुद्र में आता है, तो यह सुनामी किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, जापानी भाषा का या फिर अरबी भाषा का। तो सुनामी शब्द एक जापानी भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। बाढ़ क्या है, यह जो बाढ़ है क्या है, प्राकृतिक आपदा, एक मानवजनित आपदा, एक सामान्य आपदा है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बाढ़ आप अच्छे से जानते हैं एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है।
सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रहण करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप सूखे से बचाव को करना चाहते हैं, सूखा से बचना चाहते हैं, तो इसका एक मुख्य तरीका यही है कि वर्षा जल को संग्रह करके रखिए, मतलब कि वर्षा जल संग्रह करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका वर्षा जल संग्रहण करना है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, फिर उत्तरी बिहार। तो बिहार में जो उत्तरी बिहार वाला क्षेत्र है उसमें हमेशा ही वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का उत्तरी बिहार वाला क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा नदी है जिस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक हमेशा कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल से है और जब वह नदी आती है तो वह उत्तरी बिहार को पूरा अपने चपेट में ले लेती है और पूरा बाढ़ से भर देती है उत्तरी बिहार को। तो मतलब उसे बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उस नदी में बाढ़ आती है तो वह बहुत सारे जान माल को हानि पहुंचाती है, इसलिए उसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दोनों का आप अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है बाढ़, भूकंप, वर्षा की कमी या फिर ज्वालामुखी विस्फोट। मतलब जब सूखा पड़ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, तो सुखाड़ के आने का प्रमुख कारण क्या है, उसके लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तो सूखा आने का मतलब कि जब वर्षा नहीं होगी, वर्षा की कमी हो जाएगी, तो वर्षा की कमी के कारण तो सूखा आएगा। बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का इसमें क्या लेना देना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा की कमी। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? यह तटबंध का नाम है कुशहा तटबंध और पूछा यह जा रहा है कि यह किस नदी पर बना हुआ है? गंडक नदी पर, कोसी नदी पर, दामोदर नदी या फिर गंगा नदी पर। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और कोसी नदी के बाढ़ से ही बचने के लिए एक कुशहा तटबंध का निर्माण किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जो बाखड़ा नांगल बांध है यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर। कावरा नहीं, कावेरी होना चाहिए क्योंकि कावरा तो कोई नदी का नाम ही नहीं होता है। और सतलज नदी। तो आप अच्छे से जानते हैं, हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा है कि जो बाखड़ा नांगल बांध है वह किस नदी पर है? तो बाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो बाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? केरल, तमिलनाडु, बिहार या फिर असम। तो जो तमिलनाडु क्षेत्र है, इस तमिलनाडु के क्षेत्र में जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका कौन नदी है? तो बाढ़ की विभीषिका बोले जाए चाहे बाढ़ का शोक बोला जाए, विभीषिका मतलब होता है कि आतंक मचा देने वाली। तो अभी अपने जस्ट पहले ही हमने कुछ टाइम पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप 100% इसका आंसर दे सकते हैं, बस माइंड लगाइए और जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। हमने आपको बताया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। तो बाढ़ की विभीषिका मतलब पूछा यही जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को, महानदी को, गंगा को, फिर कोसी को। तो कोसी तो कहा जाता है बिहार को शोक को। तो हमने आपको उसी टाइम बताया था कि पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी मानी जाती है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ या फिर सुखाड़। तो बिहार में बहुत सारी त्रासदियां आती है, लेकिन उन त्रासदियों में से जो सबसे बड़ी त्रासदी है वह बाढ़ है, क्योंकि बाढ़ की चपेट से पूरा उत्तरी बिहार उसी की चपेट में रहता है, कोसी नदी की चपेट में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक बाढ़ त्रासदी है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर या फिर नागार्जुन सागर। तो यह जो सतलज नदी है, जिस नदी पर बाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है, तो उस पर एक कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा एक जलाशय भी बनाया गया है। तो वह जो जलाशय बनाया गया उस जलाशय का नाम क्या है? तो उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। सतलज नदी पर एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया और उसका नाम क्या है? तो गोविंद सागर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोविंद सागर। सूखा, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? एक प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सुखाड़, सूखा ये सब प्रकृति की देन है, मतलब प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है। कृषि सुखाड़ होता है, जो हमारा कृषि है, जो लोग हम खेती करते हैं उसमें सुखाड़ आने का कारण क्या है? जल के अभाव में कृषि सुखाड़ हो जाती है, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी की क्षय होने के कारण, फिर मिट्टी की लवणता के कारण। तो मतलब जब जल ही हम नहीं देंगे खेतों में तो कृषि तो सुखाड़ होगी ही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में।
कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? मतलब जो कृषि में खेती करने सुखाड़ आ जाती है, तो उस सूखा से बचने का जो सबसे उत्तम उपाय है वह क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जलपूर्ति करना, या फिर नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो ये सभी के सभी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और गलत हो जाएंगे। यह जो ऑप्शन नंबर डी है यह उपाय बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको कृषि सूखा से बचना है तो उसके लिए सबसे जो बढ़िया उपाय है वह यही है कि आप नदियों के मार्ग को बदल दीजिए और उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाइए। तो अब नदी के पानी से वहाँ के सूखा क्षेत्र को बचाया जा सकता है, वहाँ कृषि अच्छे से की जा सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? यह जो सुखाड़ आती है किस प्रकार आती है? अचानक आ जाती है, पूर्व सूचना के अनुसार आती है, कि पहले से सूचना मिल जाती है कि सूखा आने वाला, धीरे धीरे आती है, फिर इनमें से कभी भी नहीं आती है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि सूखा कभी भी अचानक नहीं आते, धीरे धीरे आती है। रोज धूप होता है वर्षा नहीं होती, रोज धूप होता है वर्षा नहीं होती है, तो धीरे धीरे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और तब उसे कहा जाता है सुखाड़ वाली आपदा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सुखाड़ की स्थिति धीरे धीरे आती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? मतलब भारत के राज्य का नाम दिया गया और पूछा यह जा रहा है कि इन राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक सूखा से ग्रस्त रहता है? पंजाब, उत्तराखंड, बिहार या फिर गुजरात? तो यह जो गुजरात राज्य है यह सूखा से सबसे अधिक ग्रस्त रहता है। यहाँ अधिकतर समय तक सूखा ही रहता है, सुखाड़ ही रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजरात राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? 4000 वर्ग फीट पर, 40,000 वर्ग फीट, 400 वर्ग फीट या फिर 4 वर्ग फीट? तो बिहार में ऐसा कितना जमीन है जिस पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो वैसा 4000 वर्ग फीट जमीन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के 4000 वर्ग फीट जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन के निर्माण की योजना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4000 वर्ग फीट। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता रहना चाहिए कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में 38 जिले हैं और पूछा जा रहा है कि बिहार में कुल कितने जिले आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना? 38, 30, 15 या फिर 7? तो बिहार के सभी जिलों को विकसित करना है, बिहार के सभी जिलों को आगे बढ़ाना है। तो मतलब कि सभी के सभी जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के 38 जिलों में आपात कार्रवाई मतलब आपातकाल में जो कार्रवाई होती है उन कार्रवाई केंद्र को स्थापित करने की योजना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38। नदी के जल संग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं को चारा मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है या फिर बादल आकर्षित होते हैं, वर्षा की संभावना बढ़ती है? तो नदी के जल क्षेत्र में वृक्षों के रहने से सिर्फ यही लाभ होता है कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। इसीलिए तो कहा जाता है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। आपदा प्रबंधन एक प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग या फिर ये सभी? तो आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख गठन ये सभी के सभी है। स्थानीय प्रशासन भी आपदा प्रबंधन का घटक है, स्वयंसेवी संगठन भी और गांव मोहल्ले के लोग भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी के सभी आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक माने जाते हैं। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक आती है? मतलब आपदा के समय ऐसा कौन सा समस्या हो जाती है जिससे कम्युनिकेशन में बाधक होती है, संचार में बाधक होती है? मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टूट जाते हैं, सड़कों का जहाँ तहाँ ध्वस्त होना, समय पर विदेश से धन की प्राप्ति होना, फिर महामारी फैलना। तो महामारी फैलना, समय से विदेश से धन की प्राप्ति और सड़कों से ध्वस्त, इन सभी चीज़ों का संचार से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी कौन सी समस्या जिससे संचार में कम्युनिकेशन में बाधित आती है? तो इसका सिर्फ यही कारण है कि जब आपदा आती है, जब समस्या आती है तो मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावर टूट जाते हैं, जिस कारण हमारा जो कम्युनिकेशन है वह स्टॉप हो जाता है, मतलब संचार में बाधक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आपदा के समय मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना एक ऐसी समस्या है जिससे संचार बाधक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज का जो स्पेशल वीडियो था आपदा प्रबंधन को लेकर, और इससे एग्जाम में 100% 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके और देख लें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF डाल दिया जाता है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आप रोज 8 बजे क्विज देकर अपने याद किए हुए क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपने याद नहीं किया वह क्वेश्चन आपको
क्विज देते देते याद हो जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोस को जितना हो सके अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 17वां क्लास है। इसके बाद इसका 3 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आपने इसका सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लिया तो आप 101% आपको सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोचना नहीं पड़ेगा। सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ये हमारा 101% दावा है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियोस वास्तव में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक और अपनी समस्या को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।